Hello my dear students, very good morning. In this video session we are going to discuss anomalous behavior of nitrogen and the molecule nitrogen, that is N2. Okay, so let us start. Anomalous behavior of nitrogen. Anomalous का मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं 15th ग्रुप के, उनसे डिफरेंट शो करना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है एंड इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एंड अनअवेलेबल डी ऑर्बिटल। यानी नाइट्रोजन के साथ क्या कंडीशन है कि बहुत ही स्मॉलर साइज़ का है, अपने ग्रुप के बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे स्मॉलर साइज़ का है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और ये जो है आयनाइजेशन वैल्यू भी इसका बहुत हाई होता है। साथ साथ इसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हम लोग कन्फिग्रेशन देखेंगे तो क्या है 1s2, 2s2 एंड 2p3। दैट मीन्स देयर इज़ नो डी ऑर्बिटल और एनी अदर ऑर्बिटल अवेलेबल। तो इन ऑर्बिटल्स के अलावा और कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, जिससे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो नाइट्रोजन जो है ये डाई एटॉमिक गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एज N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन जो दूसरे हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं और टेट्रा एटॉमिक भी होते हैं, सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे P4, AS4, SB4। तो यहाँ पे इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम लोग फॉस्फोरस ले तो फॉस्फोरस जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है और इस तरह से ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ये टेट्राहेड्रल है और साथ साथ साइक्लिक भी है। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ इनको चेंजेस भी लाता है। इट इज़ इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन जो है इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होने से आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। टू ब्रेक डाउन दी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स वी रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस और अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो, एक तो इनका साइज़ बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वो बड़ा होगा। इनका साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा है। ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ जाती है और इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड होने से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और इसलिए ये क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे लेस रिएक्टिव होता है, लगभग अनरिएक्टिव होता है। फिर बात करते हैं हम लोग एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल है नहीं, और डी ऑर्बिटल है नहीं तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। यानी कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो 4 होगी, उससे ज़्यादा ये कोवैलेंसी शो नहीं करेगा। यानी ये NH4+ तक बना सकता है, इससे ज़्यादा इसके बॉन्ड्स एक्सपैंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहीं फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के केस में देखो क्या है, फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3 एंड 3d नॉट। तो यहाँ पे देखो 3d जो है ये वैकेंट है, तो ये क्या कर सकता है, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा सकता है या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन रिच है उससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इस तरह से फॉस्फोरस जो है अपने, या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेते हैं और एक्सपैंड करके ये क्या कर सकते हैं, वैलेंसी कोवैलेंसी हायर शो कर सकते हैं। यानी कि टेट्रा वैलेंसी के अलावा ये 5-6 वैलेंसी तक शो करते हैं। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 भी हो सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अमोनिया जो है ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू हाइड्राइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके साइज़ बढ़ते जाते हैं और इनका बॉन्ड जो है वो वीक होता जाता है। तो बॉन्ड वीक होता जाता है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है।
फिर हम लोग बात करें हैलोजेंस के साथ रिएक्शन, तो हैलोजेंस के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन बाकी सब जो हैं वो आपको जो हैलाइड्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन का क्लोराइड, नाइट्रोजन का ब्रोमाइड, नाइट्रोजन का आयोडाइड, ये सब हाईली अनस्टेबल होते हैं, जबकि फॉस्फोरस और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हाइलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन फॉस्फोरस एट्सेट्रा जो है उनके वैलेंसी को इंक्रीज़ करने के कारण, उनके ऑक्टेट को एक्सपैंड करने के कारण वो पेंटा हाइलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन के सिर्फ क्या होते हैं, ट्राई हाइलाइड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड ही एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे जो हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और उनको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जबकि फॉस्फोरस एट्सेट्रा के जो हाइलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, आसानी से बन जाते हैं इनके रिएक्टिविटी के कारण। ओके, तो ये हो जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं डाई नाइट्रोजन पे। अब हमारा टॉपिक है इस चैप्टर से डाई नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, एक्चुअली इसको हम लोग डाई नाइट्रोजन इसलिए बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो गैसेस स्टेट में अवेलेबल होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी जो है 2 है। ये इनर्ट होता है, इसलिए N2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट होता है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं, इट इज़ व्हाट, डाई नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है और इनके पास एक सिंगल लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, दे हैव सिंगल लोन पेयर्स, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की हम लोग बॉन्डिंग की बात करें, दे हैव प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड ड्यू टू दैट द intermolecular force of attraction between nitrogen molecule is of very weak van der Waals force and so it exists as gaseous state, और इसलिए ये क्या होता है, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए ये आपको गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो देखो पहला मेथड लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो देखो सोडियम नाइट्राइड से जब हम लोग ट्रीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड को, तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड के थ्रू ये अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है जो हाईली अनस्टेबल होता है और ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है नाइट्रोजन गैस और वाटर में। तो जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है ये तुरंत क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होकर के नाइट्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा पहला मेथड होता है लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट आते हैं बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। तो देखो यहाँ अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और जब ये हीट करते हैं तो डिसोसिएट होता है, नाइट्रोजन गैस बनता है, वाटर निकलता है और क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखें बाय हीटिंग सोडियम और बैरियम एजाइड। देखो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स फॉर्म होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा जो है हमारा क्या है, वो गैस है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को सेपरेट करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए ये मेथड थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एजाइड होते हैं सोडियम एजाइड और बैरियम एजाइड, इनको सिंपली हम लोग हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट ऑन लार्ज स्केल कमर्शियली नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ऑफ एयर। एक्चुअली क्या किया जाता है, एयर में जो कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन का वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा है तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम लोग एयर को लिक्विफाइड करते हैं, और लिक्विफाई करके हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग किसी लिक्विड को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है वो क्या हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट होकर के वहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान होता है सेपरेशन मेथड के लिए। तो यहाँ पे एयर को सबसे पहले क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, और लिक्विफाइड करके उसको एक चेम्बर के थ्रू पास करते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन होता है।
तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है 77.2 केल्विन पहुंचता है, वैसे ही नाइट्रोजन जो है गैस के फॉर्म में वहाँ से सेपरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है, द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वो नाइट्रोजन का होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बाहर आ जाता है और बाकी सारे लिक्विड्स जो हैं वो आपको आगे चले जाते हैं। फिर हायर टेम्परेचर पे आपको क्या होगा, ऑक्सीजन, और फिर और हायर टेम्परेचर पे CO2 और वाटर वेपर सारे सेपरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नाइट्रोजन बनाना है, तो नाइट्रोजन जो है 77.2 केल्विन पे सेपरेट हो जाता है। तो ये हो जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन बाय लेबोरेटरी मेथड, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, बाय हीटिंग सोडियम और बैरियम एजाइड, एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड विच इज़ द कमर्शियल मेथड। अब बात करते हैं हम लोग इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर आते हैं हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ N2 गैस, इट इज़ नाइट्रोजन गैस। तो देखो नाइट्रोजन जो है ये क्या है, तो इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। यानी कि इसका ना कोई कलर है, ना कोई ऑर्डर है, यानी कि ना तो हम लोग इसको देख सकते हैं, ना ही इसका कोई ऑर्डर है यानी स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट भी कुछ नहीं है जिससे हमें पता चले कि नाइट्रोजन गैस है। नॉन टॉक्सिक यानी कि एटमॉस्फेयर में आप देख ही रहे हैं 78% होते हुए भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका। 2 स्टेबल आइसोटोप्स, इसके आइसोटोप्स N14 और N15 है जो अवेलेबल है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये लेस सब सॉल्युबल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी लो होता है। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो नाइट्रोजन गैस जो है इनर्ट है। इनर्टनेस के पीछे रीज़न क्या है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का होना, जिसके कारण क्या होता है, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये क्या होता है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में लेस रिएक्टिव होता है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखें तो कुछ रिएक्शंस हैं स्पेशल केसेस में, जैसे रिएक्शन विथ मेटल्स। तो नाइट्रोजन जो है ये कंबस्टिबल नहीं होता है, नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि ना तो ये खुद जलता है और ना ही किसी और को अपने प्रेजेंस में जलने देता है। बट रिएक्ट्स विथ मेटल्स लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी जो एक्टिव मेटल्स हैं उनसे ये रिएक्ट करता है, और वो भी रिएक्ट कब करता है, जब हाई टेम्परेचर हो, एट ETC एट हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और बनाता है नाइट्राइड्स ऑफ मेटल, यानी मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। फिर जब ये कैल्शियम से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड, लिथियम से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से Li3N, तो यहाँ से आप ले लो 2, ये 6 हो गया। तो इस तरह से ये भी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो लिथियम से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो देखो नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है NH3। यह आपको रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करते हैं तो फिर ये डिसोसिएट होकर के क्या करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे लीच या क्लियर प्रिंसिपल फॉलोड होता है। और कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे हैं, जैसे आपको टेम्परेचर फिक्स रखना है 773 केल्विन, प्रेशर जो है आपको 200 ATM लेना है, और इसके साथ साथ आपको बैलेंस रखना है कि यहाँ पे आपको एक कैटलिस्ट चाहिए Fe, प्रोमोटर चाहिए MO, मोलिब्डेनम जो है प्रोमोटर का काम करता है, आयरन जो है कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इट इज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो
तो ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के प्रोडक्ट अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। तो ये हमारा हेबर्स प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं, जिसको आगे हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये स्पेशल कंडीशन में बहुत हाई टेम्परेचर पे या इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देने से ही रिएक्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड रखता है और ये भी लेस रिएक्टिविटी शो करता है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है अबाउट 2000 केल्विन के आसपास, तो ये रिएक्शन होता है और ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हीट करते हैं, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम साइनामाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिम। ये पूरा का पूरा जो कंपोजिशन है इसको बोला जाता है नाइट्रो लाइम। और ये जो है ये है हमारा कैल्शियम साइनामाइड। तो एक्चुअली कैल्शियम साइनामाइड जो है ये जब हम लोग वाटर के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से अमोनिया में। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आप वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है यूज़ किया जाता है एज फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र के फॉर्मेशन में, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है नाइट्रोलिम। तो ये होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। अब आते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो देखो नाइट्रोजन गैस जो है ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है अमोनिया के सिंथेसिस में, अमोनिया एक यूजफुल मॉलिक्यूल होता है, तो इसके सिंथेसिस में नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिर से देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको फिर से हम लोग ट्रीट करके और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन का यूज जो है बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में एज ए रिएजेंट किया जाता है। यहाँ हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का यूज एज ए फर्टिलाइज़र किया जा रहा है, यानी कि इसके यूज से हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को बना रहे हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट वेरी लो होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। इसके साथ साथ नाइट्रोजन का यूज जो है आपको रेफ्रिजरेटर में किया जाता है एज ए कूलेंट। नेक्स्ट देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली क्या होता है, आयरन और स्टील का जब फॉर्मेशन किया जा रहा होता है तो वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। तो इससे बचाने के लिए, उस एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे यूजेस हैं नाइट्रोजन गैस के। ठीक है, तो आप इन सबको आप नोट कर लीजिए, और आपका ये जो टॉपिक है ये यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में और नाइट्रिक एसिड के बारे में। ओके, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।